नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको विद्युत अधिनियम या बिजली के कानून से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए नियमों में बदलाव भी किए हैं। नए नियमों के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं के ऊर्जा अधिकार तय किए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक बिजली सेवा सुनिश्चित हो। इसी कड़ी में अब पावर सेक्टर में उपभोक्ताओं के लिए मानक तय किए गए हैं। विद्युत मंत्रालय के ये नियम ग्राहकों के अधिकार से जुड़े हुए हैं। सरकार के नए नियमों के मुताबिक बिजली सप्लाई के बारे में ग्राहकों के पास बिजली वितरण कंपनियों से न्यूनतम मानक सर्विस हासिल करने का अधिकार है। अब कोई भी ग्राहक बिजली बिना नहीं होगा। तो ये थी बुनियादी जानकारी विद्युत अधिनियम या बिजली के कानून से जुड़ी। ज्यादा कानूनी जानकारी आज हमें देंगे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। नमस्कार। तो ऋषिपाल जी, आपको विद्युत अधिनियम से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका विद्युत कानून से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल करें और बिजली कानून से जुड़ी जानकारी आज आप हासिल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को क्यों लाया गया और इस एक्ट का मकसद क्या कुछ रहा? देखिए ऋषु, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम सप्लाई की बात करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन की या कंज्यूमशन की बात करते हैं या उसके प्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर हम 2000 से पहले की बात करते हैं और 2003 के जो नियम लाया गया, कानून लाया गया, उसके बाद की बात करते हैं तो आप उस चीज में एक आमूल परिवर्तन दिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, 2000 से पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था और जो प्रोडक्शन थी वो अलग अलग राज्य जो करते थे, उसके अंदर एक आपस में समन्वय नहीं था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के बाद उसका वितरण है, वितरण के बाद और जो प्रणालियां है, तो वितरण के बाद कंपनी कैसे उसको वितरण करेंगी, कैसे पैसे अदायगी होगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम की कानून की आवश्यकता थी जो कि राष्ट्रव्यापी हो और जिसमें के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो ये नियम लाया गया है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि प्रोडक्शन को और वितरण को वो इस तरह से सुनिश्चित किया गया कि हर घर, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हर घर जो है बिजली पहुंचे। हर घर बिजली पहुंचने के लिए जो उसकी क्वालिटी है, वो जो सप्लाई की क्वालिटी है, सप्लाई की क्वालिटी को इतना अच्छा और बेहतर करने की बात थी, जिससे कि विशेष रूप से जो इसमें प्रायोजन किया गया कि जो निजी कंपनी है, निजी कंपनियों को भी वितरण के लिए और प्रोडक्शन के लिए जो है चांस दिया जा सके। इसके अलावा एक ऐसी व्यवस्था भी हो सके निजी कंपनी के बीच में प्रतिस्पर्धा हो कि कौन सी निजी कंपनी जो है एक इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है वो बहुत बेहतर ढंग से कर सकती है और कौन से सस्ते दाम से कर सकती है। तो ऐसे नियम लाए गए जिससे कि न केवल जो उपभोक्ता है उस उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो सके, बल्कि जो कंपनियां हैं, कंपनियों के बीच में भी एक प्रतिस्पर्धा हो सके और उनका जो विनियमन है, जो उनका वितरण है, जो प्रोडक्शन है, सब्सिडी से रिलेटेड जो इश्यूज है और बिजली से चोरी से रिलेटेड जो इश्यूज है, उनके लिए विशेष अदालत स्थापित करने से रिलेटेड, तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए ये विशेष कानून लाया गया। राष्ट्रव्यापी कानून से इसका, जैसे कि पहले आपने बताया इंट्रोडक्शन के अंदर, कि सबसे बड़ा जो बात थी कि हर व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की उपलब्धता कराना है। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट कानून 2020 क्या है, इसको हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, जैसे 2003 का कानून लाया गया, 2003 के कानून के बाद में लगातार बहुत सारी बातें थी। एक सबसे बड़ा इशू था सब्सिडी का, कि जो सब्सिडी मिलती थी वो सब्सिडी किस तरीके से दी जाए। तो डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जो किसान थे, किसानों को सब्सिडी दी गई,
तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो लगातार 2003 के कानून के बाद जो है वो हल नहीं हो रहे थे, और जो एक्चुअल जिनको उस सब्सिडी की आवश्यकता थी या जिनके लिए कानूनी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो राष्ट्र कानून था उनमें जो वितरण की समस्या, जो इलेक्ट्रिसिटी से मान लीजिए आप जानते हैं कि प्रोडक्शन जो होता है किसी एक राज्य में होता है, उसके बाद जो उसका जो वितरण होता है वो एक से ज्यादा राज्यों के अंदर चला जाता है। ऐसी स्थिति में दो राज्यों के बीच में जो नियम है उन नियमों को सहल बनाना और उनकी जो वितरण है, उनकी जो प्राइसिंग है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नए नए अमेंडमेंट जो है लाए गए हैं। जी सर, सरकार का उद्देश्य है कि सबको बिजली उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन बिजली चोरी भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो बिजली चोरी करने पर कितनी सजा और जुर्माने का प्रावधान है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ऋषि, इसी कड़ी में जिस कड़ी में हम आपस में बहस कर रहे हैं, समझा रहे हैं इस नियम को, इस नियम के आने से पहले जो बिजली चोरी से संबंधित जो नियम थे वो नियम बहुत ही कमजोर नियम थे, और जो बिजली चोरी करने वाले जो लोग थे उनको बहुत आसानी से जो है वो केवल जुर्माने पर छोड़ दिया जाता था। इससे क्या होता था कि जो बिजली की बड़ी बड़ी कंपनी थी जो कि सरकारी क्षेत्र में थी, उनको बहुत भारी जो है नुकसान हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में जब ये नियम लाया गया तो उसमें विशेष रूप से यही प्रावधान किया गया कि जो लोग बिजली की चोरी करते हैं उनको कैसे कड़ाई से जो है उनके ऊपर ये नकेल कसी जा सके। और इसके अलावा वितरण की बात करते तो आप देखते हैं कि आजकल हम झुग्गी के अंदर तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। तो उसी में वो वही बात है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई चोरी कर रहा है, चोरी को अगर आप बहुत सामान्य रूप से अगर डिफाइन करना चाहें तो जो एक सामान्य और जायज आपका सोर्स है, उस सोर्स के अलावा नाजायज सोर्स से कोई व्यक्ति अगर इलेक्ट्रिसिटी चोरी करता है तो वो जो है चोरी मानी जाएगी। चोरी का अर्थ ये केवल ये नहीं है कि वो केवल डायरेक्ट लाइन में से बिजली चोरी कर रहा है। अगर मान लीजिए एक उपभोक्ता है, उसको बिजली दी जा रही है और दूसरा उपभोक्ता उस बिजली से बिना किसी परमिशन के या दूसरी बिल्डिंग से या किसी और तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करता है, तो वो भी बिजली चोरी में आता है। बिजली चोरी में ना केवल इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्ट जो वोल्टेज है उसका है, बल्कि अगर मान लीजिए कोई मीटर में छेड़छाड़ करता है या उसकी तारों में छेड़छाड़ करता है तो उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है, और इसके अंदर जो जुर्माने का प्रोविजन भी है और उसके बाद सजा का प्रोविजन। जी, अभी सर जैसे कि आपने बिजली के मीटर को लेकर चर्चा की, अब तो शायद कोई ही घर ऐसा होगा जिस घर में बिजली का मीटर ना लगा हो। अभी तो सब घरों में बिजली के मीटर पाए जाते हैं, लेकिन अगर बिजली के मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है? और सर सेक्शन 44 क्या कहता है, इसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए इशू, जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर आप आज देख रहे हैं ये अधिकांश जो घरों में या अधिकांश जो बड़े शहरों के अंदर जो मीटर है ये सारे के सारे डिजिटल मीटर हैं। और डिजिटल मीटर के अंदर जो छेड़छाड़ करना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इससे पहले की हम बात करते हैं, करीब आपसे हम 10 साल पहले चले जाते हैं। 10 साल पहले जो मीटर थे वो मैनुअल मीटर्स थे। मैनुअल मीटर्स के अंदर कई तरह की छेड़छाड़ हुआ करती थी। जैसे मान लीजिए उसकी जो स्पीड है, स्पीड को कम किया जा सकता था, उसकी स्पीड को किसी बाहर की किसी यंत्र के द्वारा उसको रोका जा सकता था, उसकी जो सील है सील को तोड़ा जा सकता था, दोबारा सील जो लोग डुप्लीकेट सील लगाया करते थे। तो ये जो बिजली का विभाग को पता लगता था कि बिजली चोरी हो रही है तो छापा पड़ता था, मीटर को जो है वो भेजा जाता था लेबोरेटरी के अंदर, पता लगता था कि उसमें क्या छेड़छाड़ हो रही है। लेकिन अब जो मीटर है वो डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर का अर्थ है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी मीटर में अपने घर पर भी अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो तुरंत बिजली कंपनी को ये पता लग जाता है कि मीटर के साथ जो है छेड़छाड़ की गई, तो डिजिटली उनको वहां बैठे जानकारी हो जाती है। तो ये लगातार नया परिवर्तन है जो हम देख रहे हैं, बड़े शहरों में लगातार परिवर्तन देख रहे हैं और धीरे धीरे परिवर्तन जो है हर जगह आता जा रहा है। लेकिन जो बिजली की चोरी की जैसे आपने बात करी, बिजली की चोरी अपने आप में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले केवल जो सामान्य कानून थे उनमें था, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर बिजली को जो 135 के अंदर 136 में भी इसमें 3 साल तक की जो सजा है उसका प्रोविजन किया गया। और कई बार बहुत मोटे जुर्माने होते हैं और अगर एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार भी अगर वो पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में जुर्माने की जो अदायगी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो और ऐसी स्थिति में उसको कंपनी को अधिकार होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को सील तक कराने के लिए सिविल कोर्ट जा सकती है।
तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो नया नियम है वो इसी उस पे आधार पे है कि जो बिजली की अगर मान लीजिए चोरी है उसको रोका जाए और जो उसका वितरण है और जो प्राइसिंग है उसको कंट्रोल किया जाए। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कई बार होता है कि खपत से ज्यादा बिजली बिल आ जाता है, और कई बार ऐसी खबरें भी हमने देखी कि किसी घर में सिर्फ 3 बल्ब जल रहे हैं, एक पंखा चल रहा है और उसके बाद भी लाखों का बिल आ जाता है। ऐसे में लोग परेशान होते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें। लगातार इस तरह की खबरें हमारे पास भी आती रहती हैं। तो सर ये बताइए कि ऐसे में कंज्यूमर क्या कर सकता है, कहाँ जाए, किससे शिकायत करे? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया रिशु कि जो मीटर है वो अधिकांश डिजिटल मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। तो इसमें जहां पर कोशिश ये होती है कि कोई बिजली की चोरी रोकी जा सके, वैसे ही संभावना ये है कि इसके अंदर मेल फंक्शनिंग भी हो सकती है। अगर मान लीजिए आपका मीटर जो है वो अगर मेल फंक्शनिंग कर रहा है तो आपकी रीडिंग जो है वो रीडिंग को कई गुना बढ़ा सकता है। और अगर किसी कंज्यूमर को ये लगता है कि जितनी वो बिजली की का जो इस्तेमाल कर रहा है उससे ज्यादा उसका बिल आ रहा है, तो अपना जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट जो सेंटर होता है वहां पे जाके वो आपकी कंपनी को शिकायत कर सकता है। और वहां पर कंपनी के अधिकारी जो होते हैं निश्चित तौर पे आते हैं और वो उनके सामने जो कंज्यूमर होता है उसके सामने जो प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग का तरीका है उस तरीके से पूरी की पूरी लाइन को चेक करके बताते हैं कि आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बिजली की खपत ये है और आपके मीटर में खपत ये आ रही है। अगर उसको इस्तेमाल करने के बाद बिजली कंपनी के किसी अधिकारी को ये लगता है कि हाँ जो मीटर है उसमें मेल फंक्शनिंग है, उसके अंदर बिलिंग ज्यादा आ रही है, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी कंपनी को रिकमेंड करता है कि मीटर को चेंज किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके मीटर के अंदर बहुत मेल फंक्शनिंग हो रही है या उसका मीटर का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और उसके बावजूद आपकी कंपनी आपके बारे में नहीं सुन रही है, तो आपको अधिकार है कि आप कंज्यूमर कोर्ट जो है वहां जा सकते हैं। आप उन सेवाओं के लिए कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि आपके साथ जो सेवा आपको दी जा रही है उसका पैसा हमसे बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है कंज्यूमर कोर्ट बिजली कंपनी को आदेश दे सकता है और वो इंक्वायरी के लिए उनको आदेश दे सकता है। ऐसी स्थिति में जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है उसके इंजीनियर्स भी जो है वो इंक्वायरी के लिए आएंगे और वो जो इंक्वायरी होगी वो इंक्वायरी डिजिटली इंक्वायरी जो होगी, साइंटिफिक इंक्वायरी होगी, वो आपके सामने होगी। आपको अधिकार भी होगा कि आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और किसी भी बात को आप अधिकारी से पूछ सकते हैं। जी सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बिजली के उपभोक्ताओं के क्या कुछ राइट्स होते हैं, और अगर राइट्स या हक जो है उसका हनन होता है तो ऐसे में उपभोक्ता क्या कुछ कर सकता है? देखिए ऋषि, जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो भी अपने आप में एक सेवा है। जैसे कोई और सेवाओं को हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, वैसे बिजली भी अपने आप में सेवा के क्षेत्र में आती है। और जैसे एक सेवा होती है और एक जो उसका निर्माता है, सेवा का निर्माता है या बेचने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और जब उस सर्विस को बेचता है तो जो उसका कंज्यूमर है या उसका जो खरीदार है उसको सारे के सारे अधिकार बाकी जैसे सेवाओं के साथ होते हैं वैसे सारे अधिकार होते हैं। उसको यह अधिकार होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो उसको दी जा रही है उसका जो वो प्रॉपर जो टाइमिंग है वो उस वक्त आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको ये भी अधिकार है कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी में बिना किसी वाजिब कारण से उसकी इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी व्यवधान ना हो या इलेक्ट्रिसिटी जो है ना जाए। उसका ये भी अधिकार है कि अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है मीटर वो उसको टाइम से मिले और उसको जो जमा करने की सुविधा है वो भी समय से मिले। अब सवाल ये होता है किसी भी प्रकार की जो सुविधा है या सेवा है उस सेवा में किसी प्रकार का हनन होता है तो क्या उसको कंज्यूमर कोर्ट जाने का अधिकार है या नहीं है, या वो कंज्यूमर की श्रेणी में आता है या नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात जो कानून है उसके हिसाब से एक उपभोक्ता को सारे अधिकार है जो बाकी सेवाओं के अंतर्गत आते हैं और वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट इसके अलावा विशेष अधिकार रखता है और कंज्यूमर से संबंधित जो उसकी सेवाएं हैं वो उसके सामने होती है और वो उसको कंपनी को आदेश दे सकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी की कोर्ट होती है और जिसको कम से कम जो सेशन जज के लेवल का जो अधिकारी होते हैं वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उसको लुक आफ्टर करता है। और इतने बड़े जो सेशन जज के लेवल के अधिकारी जब आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं तो आप अपनी बातों को उस जज के सामने रख सकते हैं। कोई भी ऐसी स्थिति है जिसमें आपको लगता है कि आपके साथ जो दी गई सेवाएं हैं या जो बिजली का बिल है या आपके पास जो चोरी का केस है वो गलत लगाया गया है या किस तरह से जो छेड़छाड़ के आरोप
किसी कंज्यूमर के ऊपर लगाए गए हैं, वो गट लगाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्पेशल कोर्ट होती है, हर डिस्ट्रिक्ट को में स्पेशल कोर्ट होती है, उस स्पेशल कोर्ट के अंदर वो अपनी बातों को रख सकता है और वहां पर भी उस मामले का पूरा ऐसा ट्रायल चलेगा जैसे आम अपराध के मामले में ट्रायल चलता है। और अगर आपको अधिकार, आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की, आप उसको ट्रायल को फेस कर सकते हैं। और अगर उस ट्रायल को फेस करने के बाद कोर्ट को लगता है कि आपने गलती नहीं की, तो ना केवल वो उस मुकदमे को रद्द कर देंगे, बल्कि ऐसी स्थिति में जो बिजली कंपनी है उनके खिलाफ वो मुकदमा भी कोर्ट लगा सकता है। जी, ये सवाल मैं आपसे करने वाली भी थी सर, लेकिन आपने पहले ही इसका जवाब हमारे तमाम दर्शकों को यहाँ पर दे दिया। कई और चीजें हैं जो समझने की कोशिश हम आपसे करना चाहते हैं। सर, ये भी बताइए कि विद्युत नियामक आयोग का क्या कार्य होता है और उपभोक्ता इसमें कैसे जा सकते हैं? देखिए, जो ये आयोग है, ये आयोग इसीलिए बनाया गया, सबसे बड़ी बात जब कानून बनाया गया, इस आयोग का गठन यही था कि किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कार्य किया जा सके, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका प्रोडक्शन हो सके और उसका वितरण हो सके। विभिन्न जो राज्य हैं, विभिन्न राज्यों के बीच में भी जो ऐसे नियम बन सके कि उनका वितरण जो है बहुत आसानी से होके। आप किसी नियामक के पास आप जा सकते हैं। अगर मान लो आपको लगता है कि आपकी जो कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपको दे रही है, वो किसी भी तरह के जो नियम आपको कानून आपके लिए बनाए गए आपकी सेवा के लिए, उनमें किसी भी तरह का व्यवधान करती है या आपको सेवाओं को देने में कोताही बरतती है, तो आप उसके खिलाफ जो है नियामक में जा सकते हैं और नियामक उस मामले को ऐसे ही सुनेगा जैसे कोर्ट की तरह सुनेगा। और अगर उनको लगता है तो कंपनी के ऊपर वो निर्देश भी दे सकते हैं और कंपनी को जुर्माना भी लगा सकते हैं। एक वो सवाल जो शायद इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं दर्शक, वो भी जानना चाहते होंगे, उनके मन में भी ये सवाल होगा। सर, नए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कैसे किया जाए और क्या ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए? देखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर राज्य के अंदर एक तो डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, डिफरेंट कंपनियां हैं, तो उनके नियमों में कुछ थोड़े बदलाव रहेंगे। अगर हम बात करते हैं महानगरों की, बॉम्बे की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में नॉर्थ की तरफ जो है टाटा पावर जो है वर्कआउट करती है। टाटा पावर को जब भी आपको नए कनेक्शन को इस्तेमाल करना है तो आजकल आप ऑनलाइन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो आप एड्रेस है, अपनी जिस भी नई जगह पर आपको नया कनेक्शन लेना है, आप वो एड्रेस डालेंगे, अपना जो आईडी प्रूफ वो डालेंगे और जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप जहाँ इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे उसके टाइटल डॉक्यूमेंट डालेंगे। उसके बाद जो है आपको एक सर्वे करने की टीम का टाइम नियुक्त होगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी पे आएंगे, वो सर्वे करेंगे कि हाँ जो आपने प्रॉपर्टी बताई है, जो आईडी बताई है वहां पर सही है। अगर सर्वे करते हैं और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपका लग सकता है, संभावना है, तो ऐसी स्थिति में बिजली का जो अधिकारी 99% की कोशिश कंपनी यही करती है कि जहां पर भी आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट हो वहां पर आपको बिजली दी जा सके। तो जब ये टाइटल डॉक्यूमेंट होते हैं और पार्टी वहां मौजूद होती है और कंपनी आती है, इंस्पेक्शन करती है और इंस्पेक्शन के बाद वो देखते हैं कि जो मेन पोल है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि आपके आसपास मेन पोल कौन सा है जहां से कि आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपको लाइन मिल सकती है। तो वहां से वो नापा जाता है और उसके हिसाब से आपको खर्चा बताया जाता है, उसके हिसाब से नए मीटर के हिसाब से आप नए मीटर को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत जल्दी जो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर एक कंज्यूमर को मिल जाता है। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बिजली चोरी और बकाया बिल मामले में बिना नोटिस अगर कनेक्शन कटा तो उपभोक्ता क्या कर सकते हैं? देखिए, सामान्यता तो ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, वो सेवा देती है, बैंक की तरह सेवा देती है और कोशिश ये करती है जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के साथ उनका रिलेशन बना रहे। और क्योंकि उनको लगता है कि कंज्यूमर के साथ मान लीजिए जो सर्विस है वो कट जाएगी तो उनका प्रॉफिट कम होगा। तो बहुत कम ऐसी संभावना होती है कि वो किसी भी कंज्यूमर को बिना नोटिस दिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी को काट दें। बहुत ही कम संभावना हो सकता है कि जो नोटिस का जो आपने फोन नंबर दे रखा है, जो आपने ईमेल एड्रेस दे रखा है, जो आपने पोस्टल एड्रेस दे रखा है, वो उसमें कोई कमी हो और वो नोटिस ना पहुंचाओ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपको किसी जो कंपनी ने बिना किसी सूचना काटी, तो उनका जो हेल्पलाइन नंबर है आप उसके ऊपर शिकायत कर सकते हैं और अगर उनको लगता है कि अगर नोटिस के अंदर गड़बड़ की है तुरंत वो उसको रिस्टोर करते हैं। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बिजली कंपनी को ग्राहकों को हर्जाना देना किन हालातों में पड़ता है?
देखिए, आपने सुना होगा, देखा भी हो, कुछ समय पहले ये भी नियम आया था कि जैसे नियम की बात हो रही थी कि अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक लंबे समय तक बहुत ज्यादा डिस्कनेक्शन में रहती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है और आपको जो समय बताया गया और ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से जो कंपनी कंट्रोल में नहीं है या उनको वोल्टेज कम आ रही है, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी को जुर्माना आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल है उसको टाइमली पे कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है टाइम से मिल सके और रेगुलर मिल सके। अगर उनकी सेवाओं में कमी आती है और इन सेवाओं को कंज्यूमर को या दूसरा फॉर्म को लगता है कि सेवाओं में डेलिबरेटली जो है अटैचमेंट को कमी की गई है, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है। जी सर, आज के विषय में हमारे तमाम दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।